सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। आज सोमवार है, फरवरी के महीने की 19 तारीख और माह रमज़ान के इस्तकबाल का महीना शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 8 तारीख है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बसैत व सलामत होंगे। आपकी अच्छी सेहत हमारी दुआओं में इस हवाले से परवरदिगार ने असर ज़रूर बख्शा है, क्योंकि आप अच्छी तरह हैं, सेहतमंद हैं। ताहम मेरी सेहत कुछ बिगड़ी हुई है और कल जो मौसम में तब्दीली रोनमा हुई, पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा मौसम था, धूप खिली रही, लेकिन कल से तब्दीली रोनमा होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है इसके बराह रास्त असरात जो है मुरतब होते हैं सेहत पर और दूसरी चीज़ों पर। आई एम श्योर ताबिश मेरी बात से एग्री करेंगे। कैसे हैं ताबिश? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, आप जब आप बताइए। बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि या तो आपके गले में खराश है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम हम नहीं नहीं हम नहीं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द बहुत सेहत शुक्रिया याब करे। ताबिश। सेहत उतनी ठीक है कि हम अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हो जाएं और ये प्रोग्राम का ये जो आज का शुमारा है उनकी खिदमत में पेश करें। क्योंकि जब आप इस किस्म के प्रोग्राम की बात करते हैं, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है हमारे लिए भी, बिल्कुल क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज़ की जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि आप एट द 11th आवर कहें कि अब मेरे लिए बहरहाल आना पॉसिबल मैं नहीं फिर है। से कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे। आमीन यह ताबिश, छ बहुत दरअसल शुक्रिया। अजहर मसले इत पड़ गसान कि इत पड़ वोनू कि इंसान सुबह यार अच्छ आसान ताप सही। इंसान तमी हिसाब पलव शाम शाम चेंज गसा खुदा न खास्ता एक्सपोजर होने का भी खतरा है। यही एक बार फिर से आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको सेहत याब कई करे। वो ना ये मौसम से वो ना तगयुर तो तबद्दुल कह काल ब्रो ऐसे किस तजी थी मजलिस बिल्कुल तत वो तह नफर कुछ मे कतमत वुचमत बिल्कुल तिमन नाव फयाज तिलगमी सब तो फयाज तिलगमी सबन शार क्राय सुबहन तो श्राइन हूँ शामन। अच्छा क्राय सुबहन यानी गर्म क्राय, ओके क्राय सुबहन तो श्राइन हूँ शामन दप मिजाज मौसमन सी हूँ। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा नाज़रीन, क्या हाल हैं आपके? जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज़ है और मंडे के सुबह ही हम अपने जो माइंड से हमारे जो जहन है प्रिपेयर रहता है पूरे हफ्ते के लिए कि ऐसे ऐसे प्लान्स, ऐसे ऐसे टास्क जो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इसको और बेहतर बनाने के लिए, सुबह बेहतर बनाने के लिए हमें हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम वी वेक अप अर्ली, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी करें और जिससे आपकी सुबह बेहतर हो। और ये सुबह हम और बेहतर बनाते हैं गुड मॉर्निंग जैन के से। लेकिन अजहर, चूँकि सोमवार के हवाले से बात आई, मेरे को याद पन बचपन युथी हाँ स्कूल ऐसा ना पढ़ा मंडे खो संडे तो शाम से आसान जो सही टेंशन कि वन स्कूल पहला गसन। स्कूल गसन। हालांकि जो फिर जब हम बस में होते थे अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों जोरी ठीक है राइट, सही। आपके साथ ऐसा होता हाँ था या आप ऐसा बचपन से ही जाहिर सी बात स्टडियस बच्चे थे? नहीं नहीं, हकीकत यह है कि ये हमारी जनरेशन के अक्सर बच्चों के साथ ये मामला होता था कि बड़ा डर और खौफ तारी जी रहता था कि अब जो है दोबारा कल स्कूल जाना है। हालांकि उस दौर के जो असातिज़ा है बहुत शफीक और रफ़ीक थे, लेकिन डर रहता था काफ़ी ज़्यादा असातिज़ा किराम का। और स्कूल में जो है वो फ्रेंडली माहौल कम ही होता था, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो गए हैं, स्कूल भी बहुत ज़्यादा। आपके क्लासरूम में जो आपके टीचर्स हैं वो आपके दोस्तों की तरह आपके साथ पेश आते हैं। और दूसरा, जिस किस्म की सहूलियात, फैसिलिटीज़ और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए खेल कूद का जो एहतमाम रहता है, इंतज़ामात होते हैं, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं संडे को भी स्कूल में ही रहूँ। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन जो बेसिक मामला है वो है सोशलाइजेशन का। क्या कि इस पत मंडे गल खो मगर मंडे पत स्कूल में पन्न दोस्तन समान तो हफ्ते कित पे नेरान यह फिक्र तरह क्या। और उसका रीज़न भी यही, उसकी वजह भी यही थी क्योंकि सोशलाइजेशन होती थी। जो हर कोई स्टूडेंट होता था क्लास में, हर कोई सोचता डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट नैरेट, डिफरेंट बयान है। उसी जब एक कुंबा बन जाता था उसी की वजह से एक उसको भी हम एक सोसाइटी ही, एक क्लास भी एक सोसाइटी ही हो सकती है, राइट? जी, और जाहिर सी बात है हर एक समाज में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का काम अलग हो सकता जी है, उन लोगों की ख्वाहिशात अलग किस्म की हो सकती हैं, उन लोगों का उठना बैठना खान पान अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर वो सभी लोग एक समाज को कायम करते हैं, एक बिल्कुल समाज को बनाने में मदद करते हैं। और एक समाज में हर किस्म के लोगों की ज़रूरत है, हर पेशे के साथ मुंसलिक लोगों की ज़रूरत है। राइट आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं समाजियात की।
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ज़रा देर बाद उसका अहतमाम होगा जब आज के मेहमान से हम मुलाकात करेंगे, मुलाक़ी होंगे। नाज़रीन को शायद मालूम हो कि बल्कि मालूम ही होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें हम सब पढ़ते हैं और अखबारात पढ़ने का अगर चलन कम हो गया है, लेकिन हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं सोशल मीडिया के ज़रिए ही सही, लेकिन हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो नाज़रीन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एहतमाम किया जा रहा है। 4th एडिशन हमारे यहाँ इसका आगाज़ होगा गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में 21 तारीख से। लद्दाख में पहली मरतबा लद्दाख ने डेब्यू किया। अब की बार लद्दाख में इस फरवरी के महीने में ही 2 से 6 तारीख तक इन खेलों का एहतमाम किया गया और हाल ही में इस हवाले से ऐलान भी किया गया कि लद्दाख में जो है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी वहाँ पर इनकाद होगा, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। इससे वहाँ जो विंटर गेम्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट होंगी। और हमारे यहाँ जो है स्कीइंग में, स्नो बोर्डिंग में और दूसरी एक्टिविटीज़ में मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और गुलमर्ग की वादियों में एकदम लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है और इससे हमारे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। हम उम्मीद यही रखेंगे कि खुश असलूबी के साथ ये जो खेल हैं, ये जो गेम्स हैं, इनका इनेकाद होगा और हम उम्मीद ये रखेंगे कि चूँकि मौसम में तब्दीली हुई है रोनमा कल से, तो मज़ीद बर्फ़ होगी ताकि जब बर्फ़ अच्छी मिक़दार में वहाँ मौजूद होगी, उससे जो गुलमर्ग के स्लोप से स्कीइंग के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इन एक्टिविटीज़ को मुनक्किद करने में मदद आपने मिलेगी। गेम्स का नाम लिया, इंशाल्लाह मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तो हम भी किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट ट्राई करेंगे। कर लेंगे। आप इंटरेस्टेड है स्कीइंग में, स्कीइंग में? अरे कश्मीर का कौन शख्स ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं स्कीइंग नहीं करना चाहता हूँ। वारिया लोग तम आसान यमन प्रोफेशनली मौक़ मिलान स्कीइंग करनुक, मगर खर्च तो तम त त्रावान कुन जाए वास ना कि स्लोप तम खर त्रावान। खैर गुलमर्ग की वादियों में आप भी जाइएगा। अभी तो खैर काफ़ी रश होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि विंटर गेम्स का एहतमाम किया जाता है। वहाँ पर किसी होटल में आपको फ़िलहाल अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इन गेम्स के अख्ताम के बाद आप ज़रूर जाइएगा अपने अफराद खाना के साथ, अपने बच्चों को दिखाएं कि हमारे यहाँ परवरदिगार ने किन रहमतों से हमें नवाजा है। इस प्रोग्राम के दसलाबस मज पन वचन वालन तमत वातनावान अख बत तो आज तो बतुक इंतखाब आवाज़ शाजिया बशीर जी हंस यह बत ये तुम बूझो वापस यमो पत करो इसके मेहमान से मुलाकात तो रूजू वुछान सोन तुहद सारे हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K।
شوق کتھا بوزنک تعویز یک طرح چی شوق کتھا بوزنک تعویز یک طرح راوا پکک یدلک ہزے دائیو نہیں کیا راوا پکک یدلک ہزے دائیو نہیں کیا جذبات ہرن لفظ گچھن زائیو نہیں کیا ون ہے بدلک ہار بے پروائیو نہیں کیا ون ہے بدلک ہار سچوز دیوانان کھاکتے نایاب چھو انسان سچوز دیوانان کھاکتے نایاب چھو انسان تلکس چھکنن بازرس پرتھ جائیو نہیں کیا تلکس چھکنن بازرس پرتھ جائیو نہیں کیا جذبات ہرن لفظ گچھن زائیو نہیں کیا ون ہے بدلک ہار بے پروائیو نہیں کیا ون ہے بدلک ہار ون ہے بدلک ہار ون ہے بدلک ہار استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے این کے میں گڈ مارننگ جے این کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں وقفے سے پہلے اظہر نے اور میں نے سوشالوجی کے بارے یعنی سماجت کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آج ہمارا موضوع یہی ہے سوشالوجی لیکن کس سے ہم بات کریں گے مہمان شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس تجارتی وقفے کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک یہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ، گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس،
जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बेक लट तोय सारनी हंस खुश आवे तो छु वुछान अस सारनी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के तो गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्रामस मज वनकस वक्त जे करो मुलाकात अजकिस मेहमानस सत सारी कत जानान तो फखरन वनान जे जिंदगी हंदिस प्रथ शोबस मज तिच खवातीन पैदा करमच यमो पूर दुनियास मज सोन नाव नेशनो अख खातून पन्निस स्टूडियोस मज मदु करमच यम इल्म किस शोबस मज सठी जान कम अंजाम दिवान छ। ये लेखक भी हैं, इन्होंने कई किताबें जो है तैयार की हैं जो पब्लिश हुई हैं और जिनकी बड़ी पजीराई हुई हैं, और इसके साथ साथ कुछ और किताबें हैं जिन पर अभी काम जारी व सारी है। ये अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में शोबे समाजियात की सरबराह है और इसके साथ साथ इनके पास और एक अहम चार्ज है, एक अहम काम है। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में स्टूडेंट्स वेलफेयर की डीन भी हैं। आप हैं डॉक्टर शबनम आरा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताबिश आपका भी, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। आज से तो बहुत पहले से ही है हाँ मुलाकात, और आज मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ आवर हुई। हालांकि आपके तारुफ में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि जल्द से जल्द आपकी मुलाकात अपने नाजरीन से कराएं, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। सबसे पहले हमें यह बताइएगा कि जब एक खातून एक बड़े अहदे पर पहुंचती हैं, एक बड़े मकाम तक पहुंचती है, तो एक इंस्पिरेशन बनती है कई लड़कियों के लिए, कई खवातीन के लिए। आजकल के दौर में भी हमारे कई दूर अफ्तादा इलाके हैं जहां तरजीही तौर बेटियों को पढ़ाने का रिवाज कम ही है। तो आप जैसी खातून को जब वो टीवी पर देखती हैं, कभी उनके बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ती हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। ये बताइएगा कि आपकी शुरुआत किस तरह होती है, कहाँ से होती है, आपकी तरबियत किस माहौल में होती है? पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि मैं लड़कियों की इंस्पिरेशन बनी हूँ या बन जाऊँगी वो तो मुझे नहीं पता है, बट मैं अपने हिसाब से जो मुझे मेरा किरदार है, मेरा रोल है एज ए टीचर, और उसको बखूबी निभाने की कोशिश में लगी हूँ। प्लस आप कह रहे हैं कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन या कह लीजिए कि बुनियादी तालीम कहाँ से हुई है, शुरू मैंने कहाँ से किया है। सो मैं हूँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली ओरिजिनली, और मेरी सारी एजुकेशन वहाँ हुई है टिल माई BSc प्राइमरी एजुकेशन एज वेल एज टिल BSc कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर किया है मैंने। एंड देन आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मेरा जो मायका है, मेरी बड़ी सिस्टर, उनने तब मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तब उन्होंने किया था MA इन इंग्लिश, और वो थी हायर एजुकेशन में लेक्चरर थी। उस जमाने में लेक्चरर हुआ करते थे। आपके खानवादे में पढ़ने लिखने का अच्छा खासा माहौल था? जी शुरू से ही। तो मेरे पेरेंट्स बड़े इमेंसिपेटेड थे, उनका इक्वालिटी थी घर में कि ये बेटा है, ये बेटी है, कोई डिफरेंस नहीं होता था। सो एजुकेशन सबके लिए सेम था, पढ़ाई करनी है सबको करनी है, मेहनत करनी है सबको करनी है, दोनों को करनी है। जी अच्छा मैम, आपने ये बिल्कुल जैसे अजहर ने भी फरमाया कि आप इंस्पिरेशन है ख़वातीन के लिए,
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ آپ سب کے لیے انسپریشن ہے. بہرحال جب آپ نے اس تعلیمی سلسلے کا ذکر کیا تو ہمیشہ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سبجیکٹس کا انتخاب ہوتا ہے, جب آپ کسی موضوع کو چوز کرتے یا کوئی ریسرچ پروجیکٹ چوز کرتے تو آپ کی انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایسا نہیں آپ سوشالوجی میں آئی, آپ سوشالوجی میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے میم کہ اس کا جو سلیکشن تھا, اس کا جو انتخاب تھا وہ ایک پرٹیکولر انٹرسٹ کی وجہ سے تھا یا کوئی اور ریزن تھا؟ جی, یہ آپ نے بہت ہی صحیح سوال کیا ہے, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا BSc سائنس سے, میں نے گریجویشن کیا تھا فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی. اس کے بعد تو اٹ واز کمپلیٹلی پیراڈائم شفٹ جو میں نے ہیومینٹیز میں سوشل سائنس, یہ بھی سوشل سائنس ہی ہے, سوشل سائنسز میں نے شفٹ کیا. تو اس کا وجہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مجھے پڑھنا تھا اور ہیومینٹیز میں ہی جانا تھا. میرے مائنڈ میں صرف 2 آپشن تھے, سائیکالوجی اینڈ سوشیولوجی, کیونکہ سوشیولوجی اٹ از آل اباؤٹ سوسائٹی, سوشل ریلیشنز, تو اس میں زیادہ میری انٹرسٹ تھی. مان لیجیے آئی ٹرائیڈ ہارڈ کہ گھر والوں کو بھی کنونس کروں کہ میں سوشیولوجی میں ہی جاؤں. پلس میرے بڑے بھائی پروفیسر طارق احمد راتھر جو کشمیر یونیورسٹی میں ہیں, انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سوشیولوجی سے PhD کیا تھا. جی, وہ ایک انسپریشن تھا کہ علی گڑھ جاؤں گی, وہاں سے پڑھائی کروں گی تو سوشیولوجی ہی پڑھوں گی. سوشیولوجی کے بارے میں جب ایک ڈیپ کانسیپٹ یہی ہے کہ اس میں جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ ذکر کیا کہ بہت سارے مائنڈز جب ملتے ہیں, بہت ساری شخصیات جب ملتی, بہت سارے بیان یا نیریٹیو جب ملتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی از دا مدر, sociology is the mother of all studies? Sociology is the crown of all social sciences. Right. Rather including sciences also, کیونکہ ان کے جو نیا سبجیکٹ ہیں ریسنٹلی 29 میں ہی 1929 میں آیا ہے, تو بہت فلاسفی, سائیکالوجی تو بہت پرانے سبجیکٹس ہیں. تو دیکھا جائے گا کہ یہ ہر ایک چیز, چاہے اکنامک ایسپیکٹ ہو, ایجوکیشنل ایسپیکٹ ہو, فیملی ہو, ساری سوشل انسٹیٹیوشنز, یعنی اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم دیکھنا ہے, اکنامک سسٹم دیکھنا ہے, تو یہ ہر چیز سوشیولوجی میں ہم پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو اس سے سوشیولوجی کو اگر ہم دیکھیں پڑھنے کے, یا اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی مرتے دم تک ہی, ایک ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, جو اس کا سبجیکٹ کا تو اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے, تو اس سے آپ کو سوشیولوجی کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاؤ فیملی رنز, ہاؤ انسٹیٹیوشن آف پولیٹیکل سسٹم رنز, ہاؤ اکنامک سسٹم رنز ان سوسائٹی. تو یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ ایک سماج کو, ایک سوسائٹی کو بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں, جدید دور میں کئی چیزوں میں, کئی شعبہ جات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں, لیکن جب ہم سماجیات کی بات کرتے ہیں, اس کی کیا ریلیونس دیکھتی ہیں آپ موجودہ دور میں؟ آج کے دور میں تو زیادہ ہی ریلیونس ہے. پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت محدود تھا, یا تو آپ کو پروفیسر بننا ہے, لیکچرر بننا ہے, یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایک جاب مل جاتی ہے, یا آپ اگر آپ بہت ہی قابل ہو, بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہو, تو آپ کو UPSC آپ کوالیفائی کر سکتے تھے, ایک آپشنل پیپر آپ سوشیولوجی لیتے تھے. ناؤ تھنگس ہیو آل ٹوگیدر چینجڈ. اگر آپ MNCs میں جاؤ گے تو آپ کو سوشیولوجسٹ وہاں ملیں گے. اس میں جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی, وہاں پہ آپ کو ایک آدھ سوشیولوجسٹ تو ضرور ہوگا, ٹو انالائز دا ہیومن بیہیویئر ٹورڈز دیئر پروڈکٹ, کہ وہ اگر پروڈکٹ بنا رہے ہیں, آپ اس میں مارکیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو آج کی ڈیٹ میں اس کی اور ریلیونس بڑھ گئی ہیں, اور ایونیوز کھل گئے ہیں. جس اسکائی از دا لمٹ فار سوشیولوجی اسٹوڈنٹ. جس شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہیں اپنے امر سنگھ کالج میں, امر سنگھ کالج کے ساتھ ہماری ایک جذباتی قسم کی وابستگی ہے, کیونکہ ہم وہیں سے پڑھے ہیں, تو اور سوشالوجی میرا بھی سبجیکٹ تھا. یہ بتائیے گا ہمیں کہ سوشالوجی کے شعبے میں امر سنگھ کالج میں جو فیکلٹی ہے اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے, اور اسٹوڈنٹس کا کتنا رجحان آپ دیکھتی ہیں اس سبجیکٹ کی اور؟ جی اظہر صاحب, بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے یہ, ہمارے آڈینس کے لیے بھی سننے کے لیے تو بہت زیادہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. پہلے تو سوشیولوجی از دا بگیسٹ سبجیکٹ ان امر سنگھ کالج, دا اونلی سبجیکٹ وچ ہیز more role, more students. مگر ابھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت جو ہے کیپ آ گیا ہے. وی آر سپوز ٹو ٹیک اونلی 150 اسٹوڈنٹس. ڈسپائٹ 150 اسٹوڈنٹس کبھی کبھی ہمیں تھوڑے سے اور بڑھانے پڑتے ہیں, میجر سبجیکٹ میں بھی, مائنر سبجیکٹ میں بھی. ایون ہمارے جو اسکل انہینسمنٹ کورسز ہیں اس میں بھی بچے سوشیولوجی ہی آپٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں بچوں کو روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا باقی سبجیکٹس کا بھی اچھا اسکوپ ہے اور آپ وہ بھی آپٹ کریے.
राइट और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स या मल्टी डायमेंशनल जो हमारे मल्टी सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें भी ऑप्ट करते हैं सोशियोलॉजी ही ज़्यादा। जी जी फैकल्टी की बात करें तो मेरे साथ और 2 टीचर्स हैं मेरे Okay. साथ मेरे डिपार्टमेंट में और 2 टीचर्स हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो है ही प्लस हम लोग फिर या एकेडमिक अरेंजमेंट कह लीजिए या आप कह लीजिए कि एडजस्टेंट जो हम टीचर्स को हायर करते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम Okay. वो भी होते हैं हमारे मैम साथ। तुम वो अस कर सोशियोलॉजी मुतलिक तुम करो अमि कथ जिक्र गोडनेथ लुक सोशियोलॉजी ऑप्ट करान तिमन जहनस मज यी कि या गो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जॉब मिल या यूजुअली कह NGO हेकान ज्वाइन कर माशाल्लाह आपकी अब एक्सपर्टीज तो आसो यू टेन्योर तुरमुत आपके हिसाब से क्या हेकू वनित आज कि यह जन सोशियोलॉजी व्हाट इज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्ट सोशियोलॉजी यह सोशियोलॉजी इवॉल्व गोमुत यम जन में नए स्टूडेंट्स तिमन डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो तिम सोशियोलॉजी ऑप्ट करान। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पूछा, ये एक क्वेश्चन है कि क्या है बच्चों के माइंड में क्या है कि जब वो ऑप्ट करते हैं सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। बच्चों के देयर आर सो मेनी डायमेंशंस, बच्चों के मतलब इतना ज़्यादा माइंड में होता है कि मैम हम लोग के एडमिशन टाइम पे काउंसलर्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में एक टीचर बैठता है बच्चे को काउंसल करता है अगर ही विल कम एंड ही विल ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और फिलोसफी और फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तो हमारे सारे टीचर्स हम लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, हम लोग पहले उनको इवेल्युएट करते हैं उनकी परसेंटेज क्या रही है 12th में। तो फिर हम उनको फर्स्ट सेमेस्टर क्लास 1 में हम +2 के बाद हम लोग अमर सिंह कॉलेज में या किसी भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। तो उस बच्चे को हम पहले बोलते हैं बेटा तुम क्यों पढ़ना चाहते हो सोशियोलॉजी, फिर वो कहता है कि मुझे हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, एकेडमिक्स में जाना। तो हम लोग कहते हैं दिस इज अ गुड सब्जेक्ट, आप सोशियोलॉजी ले लो, साइकोलॉजी ले ऑप्ट कर लो। अगर उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगेन हम लोग देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या है। जैसे कि आज की डेट में मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहती हूँ, आज के ट्रेंड में अगर देखा जाएगा पॉलिटिकल साइंस हैज मोर स्कोप देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज सेकंड सब्जेक्ट आफ्टर पॉलिटिकल साइंस। यूपीएससी के हवाले से, सिविल सर्विसेज के हवाले से मैं कहना चाहूंगी। तो पॉलिटिकल साइंस के बाद सोशियोलॉजी एंड देन जियोग्राफी एंड फिलोसफी एंड देन अदर सब्जेक्ट्स फॉलो। बट सोशियोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी उसमें कवर हो जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, साइकोलॉजी का हो, फिलोसफी का हो, ये सारे उनको उसी में इवन एक पेपर इनका रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ाते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, वो इनका स्टेटिस्टिक्स भी कवर कर लेता है। तो दैट इज व्हाई पीपल स्टूडेंट्स दे ट्राई टू ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी इन देयर ग्रेजुएशन। आप एक मुसन्निफा भी हैं और मुझे याद है आज से 5-6 साल कबल जब आपसे मुलाकात हुई थी तब एक किताब के बारे में जिक्र हुआ था और उस किताब पर आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया था कि किस तरह आगाज़ हो गया लिखने का। तो थोड़ा सा अगर रिवाइंड हम करें उस बातचीत को, हमारे नाजरीन में लगातार इजाफा होता है। बताइएगा ये जो ये लिखने का सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ और किन मौज़ूआत पर लिखती हैं आप ज़्यादातर? ये तो जो पीएचडी करता है तो पीएचडी स्टूडेंट को ही पहले लिखने की तो आदत लग जाती है तभी से। वो तो डालनी पड़ती है वो तभी से आप रिसर्च करते हो और आपके माइंड में आता है कि किस किस एस्पेक्ट का क्या क्या इशू है आपके समाज में या आपके कंट्री में या आपके स्टेट में कौन सा इशू है, एंड इट always remains in our mind. तो उस पे जब भी मौका मिल जाता है then we tend to do research. तो रिसर्च करते और राइटिंग का स्किल थोड़ा बहुत सीख के ही हमें ये आदत लग जाती है कि लिखने की। पहली मेरी बुक थी जो कॉन्फ्लिक्ट एंड वुमेन एंड कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो मेरी एक पहली किताब थी जो 2008 में पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी विच वॉज अबाउट द सेम सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल थॉट। वो बहुत अप्रिशिएट हुई, बहुत ज़्यादा उसको बच्चों के घरों में वो देखने को मिल रही हैं आजकल। अमेज़ॉन पे थी काफ़ी टाइम तक और हाथों हाथ उसके सारी एडिशंस निकल गए। तो उस बुक पे जो टेक्स्ट बुक है उस पे मैं आजकल और काम कर रही हूँ, एडिटिंग काम कर रही हूँ और रिवाइज्ड एडिशन उसका निकलेगा इंशाल्लाह बेबी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई एम होपिंग सो। और उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन पे रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड मास्टर्स प्रोग्राम, हमने उसकी सैंक्शन भी आ गई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जेंडर सेंसिटाइजेशन हम लोग क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एज मास्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने करिकुलम बना लिया था, वाइस चांसलर से
मुझे एक जी ये एडिशनल असाइनमेंट दिया था, तो उसका वो बन गया और उस पे मेरी एक किताब आने वाली जी है recently। बिल्कुल सही मैम, आपने जो किताबें लिखी है पब्लिकेशन से, उसके बारे में भी हम बात करें, और जो आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि नए कौन से कोर्स इंट्रोड्यूस हो गए, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पर अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت एंडोस्लाइड, जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला, आजमूदा, पायदार, पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंडोस्लाइड सोलर LED होम लाइटिंग, सोलर LED, LED बल्ब, LED टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंडोस्लाइड लाइए, अंधेरा भगाइए। ऑथराइज स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर, करुणनगर, श्रीनगर, सेल नंबर 7006-694-126। इसके अलावा एंडोस्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। हमारे बैकड्रॉप में आप जो बर्फ़ देख रहे हैं, प्लेन्स में इस किस्म की बर्फ़ देखने को मिली, लेकिन बहुत ही कम मुद्दत के लिए देखने को मिली। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अभी भी कुछ बर्फ़ है। हम उम्मीद रखेंगे, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था जब हम विंटर गेम्स के हवाले से बात कर रहे थे, उम्मीद रखेंगे कि और बर्फ़बारी होगी पहाड़ी इलाकों में, ताकि जो मौसम सरमा की जो असल एसेंस है, असल वो फील है, उसका हमें अंदाज़ा हो जाए। और वैसे भी मौसम सरमा के लिए लोग खुसूसन कश्मीर आते हैं, और विंटर टूरिज़म का एक बहुत अहम रोल है हमारी इक़्तिसादियात के ताल्लुक़ से जब हम बात करते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं समाजियात की, और हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है इसी शोबे की एक माहिर को। आप अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में इसी शोबे की सरबराह हैं। इसके अलावा कलस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आप डीन हैं स्टूडेंट्स वेलफेयर की। आप एक मुसन्निफ़ा भी हैं, आप हैं डॉक्टर शबनम आरा साहिबा। और डॉक्टर साहिबा, चूँकि कलस्टर यूनिवर्सिटी में भी एक अहम जिम्मेदारी आपके पास है, और स्टूडेंट्स वेलफेयर से अंदाज़ा हो जाता है कि तलबा की बेहतरी और उनकी बहबूद। ये बताइएगा कि आपके इस रोल में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आती हैं और क्या कुछ हो रहा है? देखा जाएगा तो वेलफेयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। मेनली स्टूडेंट्स एडमिशन के टाइम पे जो वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, तो अगर उनको चेंज करना है तो दे कम वाया मी, मेरे ज़रिए आ जाते हैं कि मैम एक एप्लीकेशन दे के आते हैं कि हम ये सब्जेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं, तो फिर मैं वो इशू टेकअप करती हूँ यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में, वो उनके साथ डील कर लेती हूँ। प्लस उनका जो है, अगर उनको स्पोर्ट्स के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी फैसिलिटी चाहिए, तो मैं उसको केटर करती हूँ। तीसरी बात जो है उनका वेलफेयर। कोई बच्चा कई बार एडमिशन करके वो आगे नहीं पढ़ना चाहता है, या कुछ कोई भी किसी भी कारण वो नहीं पढ़ना चाहता है आगे, तो उसको हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या उनको किस तरह की का हेल्प कर सकते हैं, वो भी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कर सकते हैं। और प्लस उनके सब्जेक्ट चॉइसेस पे जो सब्जेक्ट उनको ऑप्ट करने हैं, अगेन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर उनका, वी हैव ए ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स। वहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे टीम मेट्स भी हैं, जो हर एक कॉलेज के 2-2 प्रोफेसर्स हैं जो हमारे इस टीम में है, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के टीम में है। तो हम उनको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं कि बेटा इस सब्जेक्ट के आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको यही सब्जेक्ट मिल जाएगा, या क्या कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए। अगर वो कोई बच्चा सोशियोलॉजी लेगा तो सोशियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी अच्छा रहेगा कि फिलॉसफी अच्छा रहेगा, या पॉलिटिकल साइंस। तो ये हम उनको उस वक्त गाइड करते हैं। और उनको एग्जामिनेशन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एग्जामिनेशन का कई बार बच्चे को एग्जामिनेशन का डेट भी नहीं पता चल जाता है, ठीक है वेबसाइट पे आ जाता है, बट कई बार उनको इंटीमेट करना पड़ता है। तो फिर हम उनको अपने अपने कॉलेजेस को डेट भेजते हैं, डेट शीट भेजते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ और इस
तरह से डिवीजन ब्रेकअप हम बताते हैं, इंटरनल में आपके कितने मार्क्स हैं, एक्सटर्नल में कितने मार्क्स हैं, वो सब हम लोग अच्छा मैम वक्फ ब्रोह कर अस कत यम नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस गमत इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो कि बहुत अहम भी है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन जन सोशियोलॉजी मज इंटरेस्ट था तिमन खतर वारिया ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो तथ मुतलिक वन तो कम कम सब्जेक्ट गमत नए इंट्रोड्यूस? बिल्कुल सही सवाल यह असल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नव एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाँ ये इम्प्लीमेंट तो हुई है हमारे पूरे यूटी में हुई है, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में। अत मज यम मेन कोर्सेज आए तम आए स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज की स्किल ट्रेंड गसन बच्चे गसन, ताकि अगर तुम जस्ट ग्रेजुएशन करें या 2 साल के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करन तुम हेकन कम से कम सर्वाइव कर, तुम हेकन सेल्फ सफिशिएंट बनित, पत हेकन तुम वापस दियत। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम तुम अकिस टीचर थवन स्टूडेंट बैंक बनाउन, तिहन क्रेडिट बैंक बनाउन अकिस टीचर्स एक स्टूडेंट का, यथ मज तम कत्या क्रेडिट दित कत्या सेमिस्टर दित, अगर सो 1 साल के बाद हेक नीरित सो हेक कुन जाय काम कर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आम कोर्मुत सो हेक काम कर, पन फैमिली चलत, पन मोल मोज चलत, घर चलत, तो उसके बाद तम पत हेक सो वापस बे ज्वाइन कर कॉलेज। यानी कि ये तूत प्रोविजन थोमुत, हाँ प्रोविजन अथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच इज सो नाइस एंड फैंटास्टिक, यथ मज बच्चे इन वापस इन पन्निस प्रोफेसरस निश, पन्निस HODs निश या पन्निस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कंप्लीटिंग द कोर्स आख वरी अगर तुम करें ना, मतलब 2 सेमेस्टर दे करके वो जा सकते हैं वापस, हाँ ऑप्ट है वो कि वो दे कैन गो एनीवेयर एंड देन तुम हेकन पत बे वापस यत, पत हेकन तुम 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर ते कर दे वापस, हाँ तम तिहुन क्रेडिट सिस्टम थवन एक टीचरस तिहुन बैंक बनावन कि अमिस कत्या क्रेडिट गई, एंड ऑफ द सेशन कत्या क्रेडिट गई अमिस कंप्लीट, तम पत हेको अमिस सर्टिफिकेट दित, अम कोर BSc अम कोर BA या अम कोर मास्टर्स, क्या कि वन आजकल सानियन कॉलेजन में हर कुन कॉलेजस में मास्टर्स ते गसान। हाँ जैसे हमारे अमर सिंह कॉलेज में हमारे 3 सब्जेक्ट्स का मास्टर्स हो रहा है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये पॉइंट ये बड़ा ही अहम है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टूडेंट ब्रेक आसवान अक वरी या 2 वरियन हंस अत मज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब्जेक्ट ये पारान। इसी के हवाले से मैम बात करना चाहेंगे, यूज ये सोशियोलॉजी अगर अत मज हर कुछ सब्जेक्ट ज आस्पेक्ट आसान थियोरटिकल तो ब्या प्रैक्टिकल, सोशियोलॉजी में क्या कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल ताबी साहब, हमारे सोशियोलॉजी में मोस्टली थियोरटिकल पोर्शन आसान, मोस्टली आसान सब्जेक्टिव, चूंकि अभी ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अम ब्रोह आसान CBCS सिस्टम आसान, तथ मज स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के आसान, मगर यथ मज मोर फोकस इज ऑन स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। अत मज कर इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी की बात करूंगी, मास मीडिया एंड सोसाइटी नंबर 1, टेक्निक्स ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस नंबर 2, और उसके बाद हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन करान जेंडर सेंसिटाइजेशन करान त्यूता एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक कोर्स है बच्चों का, 2 सेमेस्टर्स में ये पढ़ना पड़ता है उनको, तो उनको हम इतने अच्छे से सेंसिटाइज करते हैं कि तो लड़कन वन तो सुपीरियर दिन कोर ये जन कोर करान टॉप, कोर करान, बट हम लोग कहते हैं तो दोशवे इक्वल, तो उस पर हम लोग की प्रैक्टिकल तो होता ही है, प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पहले से ही था, अगर एनुअल सिस्टम आसान, CBCS आसान, वह नव एजुकेशन पॉलिसी 2020 अत मज रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ट्रेनिंग दिवान बच्चन। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि चूँकि समाजियात की आप माहिर हैं और हमारा जो समाजी ताना बाना है उस पर आपकी गहरी नज़र है, ये बताइएगा कि एक खातून की जो हैसियत है, जो अहमियत है, जो स्टेटस है हमारे समाज में बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ शोबाजात में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, एक स्टेटस उनको मिल रहा है, इसके लिए किन चीज़ों को आप जिम्मेदार ठहराती है, किन चीज़ों ने मदद की है खातून को आगे बढ़ने में? ये बात तो आपने सही कही है कि आज मेन एंड वुमेन आर इक्वल, ऑलमोस्ट शाना बशाना चल रही हैं, बट देयर इज स्टिल ए वेरी गुड एंड लॉन्ग वे टू गो टू बी इक्वल टू मैन, क्या वन अगर अकिस एस्पेक्टस मज बासान वुमेन एम्पावरमेंट गमज, बट बेस एस्पेक्टस मज तीस एम्पावरमेंट गमज कह। छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको बता दूं ये क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में अभी भी आप लोग, हम सब लोग समाज में चाहे कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड सोसाइटी हो, तम पत वह क्या हिंड्रेंसेस अमिस
लेडी यवान हिंड्रेंस यवान अगर ये करियर ऑप्ट करान करियर एडवांसमेंट खतर ये पन हार्ड वर्क करान ब्रोह कुन पकान पकान मगर अमिस कुन हदस तान पत्किन फैमिली मिस गसान बचन सह हेकान टाइम दित फैमिली सह हेकान टाइम दित पानस सह हेकान टाइम दित क्या वनकस फैमिली वनकस मेन फोकस क्राइटेरिया यह अकिस लेडी वुन जबकि फैमिली सारे हज रेस्पॉन्सिबिलिटी सो माइंड सेट ये विज चेंज गि तम विज गसन पूरे इक्वालिटी। मुझे एक शिकायत है खवातीन से, खवातीन के हवाले से खवातीन बहुत प्राउडली कहती हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब खातून के पीछे उसके शवहर का हाथ होता है, उसके फादर का हाथ होता है, उसके भाई का हाथ होता है, और ये एडमिट मुझे लगता है करना चाहिए और फख्रन करना चाहिए। बिल्कुल प्राउडली करना चाहिए। एक औरत के पीछे, सक्सेसफुल लेडी के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं पूरी एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट होता है, समाज का। अगर मैं आपको बताऊंगी जब मैं पीएचडी कर रही थी तो तब मेरी शादी हो चुकी थी, दोनों बच्चे हुए थे, तो मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी, मुझे तो उनका सपोर्ट भी मिला मेरे पीएचडी में। मुझे तो मेरे सारी एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरे बच्चों को ख्याल रखा, केयर किया, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंची। बट ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट मीन्स कि नॉट एरोगेंस, नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन, नॉट टेंशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो नहीं होना चाहिए। एम्पावरमेंट मीन्स कि आप डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए लेडी, है ना। अगर अभी आज अजहर साहब या ताबी जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, अपनी काम के लिए, मुझे भी उतनी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, मैं भी जाऊं, है ना। तो वो एक सक्सेसफुल लेडी आप कह रहे थे ना, सक्सेसफुल वुमेन के पीछे क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि पहला फर्स्ट सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का। दैट्स ट्रू। दे शुड कम फॉरवर्ड। फिर आपको द वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो, यू शुड बी अप्रिशिएटेड बाय योर वर्क। सही बात कि अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप कर रही हो कुछ, तो आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। आपको उसका ये नहीं चाहिए कि ये लेडी, ये वुमेन, ये थोन गर अमिस 4 बजे पसन काम दिन कहें, है ना, वो नहीं होना चाहिए कि अमिस दिमो न तुथ पोर्टफोलियो दिमहोस ये खतर अमिस पे चेर तान रुकुन या क्या करुन। ऐसा हमें माहौल, सोशल एनवायरनमेंट ऐसा बनना चाहिए। तब्दीली लाने की जरूरत है डॉक्टर साहबा। अच्छा, चूंकि आपकी जो शरीक हयात है, शरीक सफ़र है, वो पुलिस महकमे के एक बड़े अफसर हैं, बड़े अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। अभी डिसीजन मेकिंग की बात चल रही थी, जिस ओहदे पर वो फाइज है वहाँ उनके पास एक बड़ा इख्तियार हासिल है, उनको डिसीजन मेकिंग के हवाले से बड़े इकदाम वो उठाते होंगे, लेकिन घर में डिसीजन मेकिंग में आपका क्या रोल है? क्या वहाँ पर उनका पलड़ा बारी है या आपका पलड़ा बारी है? नहीं, देखा जाएगा। आपको मैं यहाँ पे देखने को मिल रही हूँ, यहाँ इन प्रोग्राम्स में आते हुए देख पा रही हो आप लोग, या मैं शिरकत कर पा रही हूँ। इट मीन्स कि मेरी जो घर में है या कहीं पे भी है, मेरी डिसीजन मेकिंग भी है। ऐसा नहीं है कि देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट कि यहाँ पे मेरी चलनी चाहिए, यहाँ पे वो नहीं चाहिए। देयर इज म्यूचुअल कंसेंसस। रिस्पेक्ट एवरीवनस डिसीजंस। बिल्कुल। तो आप तो उनको जानते ही हैं कि वो एक ऑफिसर ही, एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं है, ठीक है। आई एम प्राउड हिम बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, बट एट द सेम टाइम ही इज ए नाइस ह्यूमन बीइंग। चाहे वो एज ए हस्बैंड, एज ए सन, एज ए फादर, तो मुझे लग रहा है हर एक रोल में कामयाब रहे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। औरत और मर्द दोनों इंटरडिपेंडेंट है, और मुझे लगता है औरत और मर्द जब मिलते हैं वो भी एक सोसाइटी ही कायम करते हैं। मैं बातों से देखिए ना, आप एक और बात निकली, आपने ये कहा कि जब मैं पीएचडी कर रही थी तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी थे। ये बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप रिसर्च भी करती हैं, आप पढ़ाती भी हैं, आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। सो हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? इट्स टफ, इट्स वेरी टफ समटाइम्स। आप मतलब अगर मैं देखूँ तो फैमिली भी समटाइम्स इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। अगर देखा जाएगा इन ए वे, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ती है। फिर देन मुझे अपनी जैसे सोशल लाइफ आसान क्वेश्चन अच्छे ज़्यादा आसान यून गसून, है ना, तथ मच कुन चीज़ पे पेवान कॉम्प्रोमाइज़ कर। हाँ, प्लस जब आपको पूरी फैमिली, पूरा सेटअप, एक्सटेंडेड फैमिली आपके सपोर्ट में रहते हैं और आप सक्सेसफुल तो हो ही जाते हो। इसलिए मैं अपनी फैमिली को, अपने सारे जितने एक्सटेंडेड फैमिली है उनको आपके प्रोग्राम के माध्यम से, आपके दोनों के
आप भी अपने जो भी आपका कहना होगा आप भी कहिएगा। मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं उनके लिए। प्लस उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ हर एक के लिए कि अगर आप हस्बैंड की सपोर्ट कर रहे हो या अगर आप बच्चों की सपोर्ट कर रहे हो एज अ मदर, तो बच्चों को भी और हस्बैंड को भी और अपने पेरेंट्स को भी इस लेडी को देखना चाहिए कि व्हाट शी वांट्स। लेट शी नॉट सेक्रीफाइस हर करियर और हर एनी चॉइस, हर ओन चॉइस, जो भी वो करना चाहती है सबको मिलजुल के करना है। एग्जैक्टली और बेटियों ने कर दिखाया है जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में कि हम किसी से कम नहीं हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उनका हौसला बढ़ाएं, उनके सर पे हाथ रखें और उन पर एतमाद करें। वो आपको निराश नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप वाकई उनको वो मौके फराहम करें जो आप बेटों को फराहम करते हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार कुछ और बातें होंगी आज की हमारी मेहमान से। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एंडोस्लाइड, जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा पायदार पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंडोस्लाइड सोलर एलईडी होम लाइटिंग, सोलर एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंडोस्लाइड लाइए, अंधेरा भगाइए। ऑथराइज स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर, करणनगर, श्रीनगर, सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा एंडोस्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तयाब है। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जे&के में। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शबनम आरा जी, जो कि एचओडी है सोशोलॉजी डिपार्टमेंट अमर सिंह कॉलेज, और साथ ही साथ आप ये फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं कि वो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। और हम समाजियात के हवाले से बात कर रहे थे, लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, और उसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। मैम, आपने ये कहा कि आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, एक कोटा भी होता होगा कि फलानी दिस आर द नंबर ऑफ गर्ल्स जिनको एडमिशन चाहिए, ऐसे, क्योंकि ऐसे जेंडर्स भी होते हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, आपके इतने टाइम गुजारने के हिसाब से आपको लगा होगा कि देयर आर मेनी गर्ल्स विच फेस चैलेंज इन परस्यूइंग एजुकेशन। उसके बारे में अगर आप थोड़े रोशनी डालते तो बड़ा ही बेहतर होगा। कश्मीर के हवाले से मैं अगर देखना चाहूँगी, कश्मीर में फीमेल लिटरेसी रेट जो है आफ्टर केरला है नंबर 2 पे है हम लोग। और अमर सिंह कॉलेज की बात करूं तो हम अमर सिंह कॉलेज टिल 2017 ऑल बॉयज कॉलेज था। हमारे स्टूडेंट रहे हैं वहाँ के, तो तब मैं वहाँ टीचर नहीं थी, तब हमारे मुश्ताक साहब थे वहाँ एचओडी। हाँ, तो उसके बाद जो है दोनों जेंडर आ गए हमारे कॉलेज में। आज के डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो जो बहुत पढ़ती भी हैं, सीरियसली हर चीज़ करती हैं, लड़के भी बच्चे भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। उनके लिए चैलेंजेस क्या है, मैं आपको ये कहूँ कि इन जनरल हमारे कॉलेज की लड़कियों के लिए नहीं, सब बच्चियों के लिए, कि वन सोन समाज, वन सोशल सर्कमस्टेंसेस कि तुम रोज़न कॉन्फिडेंट, तुम रोज़न रिलैक्स कि जो भी करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। तमन के हिंड्रेंसेस दिवान, तमन के चैलेंजेस दिवान यम सोसाइटल छ, यम पेन फैमिली पे, स्कूल, कॉलेज, नेबरहुड, हर कंस जिसको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, यम सामाजिक ना, सामाजिक बुनियाद यम सोशोलॉजी में वन, चाहे फैमिली, चाहे एजुकेशन सिस्टम, चाहे आपका नेबरहुड है, ट्रैवल है, यह गोस आसन तिहंद खतर हमवार, यह गोस आसन तिहंद खतर स्मूथ, ताकि तुम इतनी ब्रिलियंट है। मैं उनको बच्चियों को देखती हूँ, इतना मेहनत करती है, आगे चलती है। अभी जो हमारा प्रोग्राम एक हुआ था, वंदे भारत के एक ट्रेन चली थी, कटरा से चली थी, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को जाना था उसमें, प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट था। यहाँ से उन्होंने कटरा से शुरू किया था टिल अहमदाबाद, पूरे वो इंडिया में घूम के आ गए। और उनके प्रोजेक्ट्स इतने अप्रिशिएट हुए, उन बच्चियों के प्रोग्राम्स या उनके प्रोजेक्ट्स इतने अप्रिशिएट हुए, हाई लेवल पे अप्रिशिएट हुए वो। बट मैं यही कहती हूँ कि फिर भी उनको इतनी परेशानी थी कि शाम को हम 5 बजे से पहले हम घर पहुँचने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा समाज, अमी सोसाइटी हमारी उतनी सही नहीं है जहाँ पे हम दोनों को, हम लड़कियों को स्मूथ रास्ता दें कि आगे चलो, आगे बढ़ो बेटा, आप अच्छा कर सकती हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डर लगता है कि मैं
اگر میں اپنی بات بھی کہوں کہ مجھے بھی ایز اے پیرنٹ مجھے بھی ڈر لگتا ہے بیٹی کو اکیلے کہاں چھوڑ دوں, ہے نا, کہیں نہ کہیں یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں سب کو آگے آنا چاہیے, چاہے لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہوں, مین ویمن دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ میک دا سوسائٹی کمفرٹیبل اینڈ ویری ٹرو, مطلب فیئر فری. بالکل صحیح فرمایا آپ نے میم. جب آپ نے یہ کہا کہ ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا میم کہ جتنے بھی آپ کے کالج ہے یا جتنے بھی مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایسے سیشنز قائم کیے جائے لڑکیوں کے لیے جن میں ان کو ایک کاؤنسلنگ دی جائے کہ اس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لڑکوں کے لیے اس قسم کی, اور وہ گھر سے ہی شروعات ہو سکتی ہے بسائڈس کریکولم. ایگزیکٹلی, آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خاص کر اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ جو سڑک پر چلنے والی لڑکی ہے اسی سڑک پر چلنے والی آپ کی بہن بھی ہے. بالکل. تو اگر آپ بری نظروں سے یا کوئی غلط کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے آپ کی بہن کے لیے بھی کوئی کر سکتا ہے. بالکل یہی میرا پوائنٹ تھا جو اظہر صاحب نے اور تابع صاحب نے بہت ہی کلیئر ورڈز میں مجھے بتا دیا کہ ہمیں گھر سے ہی شروعات کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی بہن اور آپ کی ماں ہو سکتی ہے روڈ پہ چلتے ہوئے, نہ, ہمیں اس کو یہ بتانا ہے اس بچے کو گھر میں میلز ایٹ ہوم یا بیٹے جو ہے یا بھائی جو ہے چھوٹے, ان کو بھی ہمیں اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ بتانا ہے کہ اٹس اے ہیومن بینگ, یہ ایک ہیومن بینگ ہے, دے آر ایکول. ٹھیک ہے فزیولوجیکلی وی آر ڈفرنٹ, بٹ آپ کو ان کو اتنا انکمفرٹیبل نہیں کرنا ہے کہ وہ باہر ہی نکلنا چھوڑ دے کوئی بھی راستے پہ چلتے ہوئے. ہاں, وہ سب وہ جب سماج سے ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ زندگی جو ہے یہ بہت خوبصورت بنے گی, اور یہاں جتنا لیڈیز آگے آ رہی ہیں اور آگے آ جائیں گی, اینڈ پلس مور وومن آن روڈ, مور وومن آن in educational institutions, in every system. جب تک ان کی presence زیادہ ہوگی تو so that you men will be comfortable with them also. Definitely. I'm not tagging you, but men in general. Men in general. اچھا, پچھلی کچھ دہائیوں کے دوران ہمارے سماج میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی, بڑی پرومیننٹلی تبدیلی رونما ہوئی, وہ ہے کہ اب ہم نیوکلیئر فیملیز کی اور آتے ہیں. جوائنٹ فیملیز کا جو رجحان تھا وہ بہت کم ہو گیا. اس کی بڑی حد تک شاید مجبوری بھی تھی کیونکہ اب ورکنگ پیرنٹس ہیں, اس کے بعد آج انڈیپینڈنس بھی لوگ چاہتے ہیں اور دوسرا انٹرفیرنس نہیں لوگ چاہتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک سماجیات کی ماہر کی حیثیت سے کہ اس کے کتنے آپ نقصان دیکھتے ہیں اور کتنے فائدے دیکھتے ہیں؟ بالکل, میرے جو آپ کہتے ہیں ٹرینڈ ٹورڈس نیوکلیئر فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم از گیٹنگ ڈیمینشڈ. یہ تو صحیح بات کہی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرس ہیں, ایک ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن آف وومن. وہی کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں انہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم ہی کر دیا. وہی ایک وجہ نہیں ہے. یہ کافی سارے وجہ ہیں کہ کیوں اٹ از شفٹنگ ٹورڈز نیوکلیئر فیملی سسٹم. وہ مائگریشن ایک فیکٹر ہے, اربنائزیشن ایک فیکٹر ہے, اور جو آج 2 ہی بچے رکھتے ہیں کہ اسمال فیملی اندر فیکٹر, اور بھی سارے وجوہات ہیں. بٹ یہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں, میرے نظروں سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی, بینگ ایکسپرٹ ان دیز سوشل انسٹیٹیوشنز, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ہاں, جب آپ کے ساتھ پوری فیملی ہوتی ہیں, اگر وہ اس میں کوئی بھی چاہے مرد ہو عورت ہو وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, کیونکہ کام جو ہے گھر کے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو اور جو رول ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. جو ایک ماں ہوتی ہے اس ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, صرف اور صرف اس بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے, کھانا کھلانا ہوتا ہے, باقی کہاں ہے کہاں کچھ بچہ کچھ کیا سہ آسان یا دادا دادی نشن یا چھُ آسان نانا نانی نش یا چھُ آسان پترس نش. اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے بھائی بھابھیوں کے جو بچے تھے تو جب I am the youngest one in my family, تو میرے پاس ہی سوتے تھے, میرے پاس ہی ہوتے تھے وہ بچے. تو ان کو وہ جوائنٹ فیملی کا ایک فائدہ ہے. پلس جوائنٹ فیملی میں جو آپ کے انٹرٹینمنٹ ریکریشن فیملی میں ہی ہوتا تھا. آج کل نیوکلیئر فیملی میں آپ کو بچوں کو پلان کرنا ہے کہ یم چاز انٹرٹین کرنا, یم چاز پارک من, یم چاز فلان جائیں, یم چاز مال نین, یم چاز شاپنگ کرنا. تو یہ چاز آج بوڑ پروجیکٹ مے تھومت لسٹ بنائت کہ آج میں یمس بچس خطر شاپنگ کریں, آج میں یمس بچس خطر شاپنگ کریں. ادروائز جوائنٹ فیملی میں بالکل الگ ہی ہوتا ہے, الگ ہی ہوتا ہے. اور دوسرا جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, خاص کر جو آپ کے دادا دادی ہے, وہ کہانیوں میں وہ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اخلاقیات کا درس آپ کو دیتے ہیں. اور جو اپنے والدین ہیں ان کی بھی ریسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے. نارمز ویلیوز آپ کو جوائنٹ فیملی میں ملتے ہیں, کہیں بھی کسی بھی صورت میں نیوکلیئر فیملی دے ہی نہیں سکتی ہے. آج کل کا جو اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنے
स्ट्रेस में हैं बच्चे। राइट। और पेरेंट्स भी एक्चुअली पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में हैं। हाँ, या अगर देखेंगे ये तो बहुत ही ये ना वनस में दुख गसान के ड्रग एडिक्शन में बच्चे आए हैं, या सुसाइड रेट्स बढ़ गई हैं, या सारे बहुत सारे सोशल इश्यूज आ गए हैं बच्चों में, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जॉइंट फैमिली हुन ना आसन अंद पक बोड़ वजह बच्चों आसान सफिशिएंट और फुलफिलमेंट जॉइंट फैमिली में मिलान इस ना आज पॉसिबल न्यूक्लियर फैमिली में कहीं, दैट टू व्हेन मदर इज वर्किंग। क्योंकि मुझे जॉइंट फैमिली का लक्चारस मज मेनस मज जॉइंट फैमिली, फिर जब मैं रही जब तक इनके पेरेंट्स थे, मेरे इन लॉज थे, मदर फादर थे मेरे हस्बैंड के, तो साथ में थे तो अलग ही मजा था। फिर जब उनकी डेथ हुई, वो नहीं रहे इस दुनिया में, आप पर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई और ज्यादा जो काम मैं तब कर सकती थी एट ईज, वो अब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर को टाइम देना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने मैम। अच्छा, हमने समाजियत के हवाले से बात की, सारी कथ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और 1 घंटा इसके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन आप बहसियत माहिर समाजियात, जब आप समाजियात पढ़ाती है, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ाती है, आपके हिसाब से व्हाट डू यू फाइंड द मोस्ट रिवार्डिंग अबाउट सोशियोलॉजी, अबाउट टीचिंग सोशियोलॉजी? आपको मैं बताना चाहूँगी, जब मैं क्लास में निकलती हूँ, जब मेरी लास्ट वाली क्लास होती है उस दिन की, वो मेरा दैट इज द बेस्ट टाइम, वो मेरा सबसे बड़ा एजाज और इनाम, वो सेटिस्फेक्शन भी होता है, वो फुलफिलमेंट भी होता है कि मैंने लास्ट वाली क्लास भी दी और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी की। और जब बच्चों के इश्यूज होते हैं, कोई ना कोई इश्यूज होते, बहुत ज्यादा इश्यूज है जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे। बच्चे आते हैं हमारे, अब मेंटर मेंटी का सिस्टम है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। जब हम मेंटरिंग करते हैं ना उनको, बच्चों को, जब वो बताते हैं क्या क्या इश्यूज है हमारे, तो उस वक्त लगता है अगर एक भी बच्चा उसमें, अगर 10 बच्चों के इश्यूज है, एक भी बच्चे को हमने ठीक सेटल किया, उसको समझाया, तो वो एक बहुत बड़ी दैट इज द रिवॉर्ड फॉर मी एज अ टीचर। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि जब आप स्टूडेंट थी और अब आप पढ़ाती हैं, अब आप टीचर हैं, तो तब के पढ़ाने में या स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट की हैसियत से समझने में, और आज की स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट, आज का टीचर, आज की टीचर, कितना डिफरेंस आप देखते हैं, कितना फर्क आ गया? नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये तो डिफरेंस तो बहुत है। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम लोग ऐसे 100% डिपेंडेंट ऑन टीचर। टीचर पढ़ना है क्लास में, सुबह कॉन्सेप्ट पता ही हिसाब बनाओ इस नोट, या मे बी नोट दी टीचर रिकमेंडेशंस बुक्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बट हम लोग खुद भी, जो ताबिश ने पहले कहा कि नहीं, हम लोग फिर एक्साइटमेंट में होते थे कि विल गो एंड मीट आवर फ्रेंड्स ओवर देयर, वो भी एक था, या स्पोर्ट्स या खेलते थे कोई भी। वैसे मैं क्रिकेट खेलती थी अपने स्कूल में। वो मैंने बैटिंग करती थी कि बॉलिंग? नहीं, मैं बैटिंग में ठीक थी, और यहाँ तक स्टेट लेवल तक खेला है मैंने। फिर वही बीइंग ए गर्ल कि नहीं भेज सकते हैं कहीं बाहर, नहीं भेज सकते हैं, वो ये सब। और उसके बाद जो आप कह रहे थे कि तब का और अब का, ये नहीं कि तब के टीचर्स अच्छे थे, अब के टीचर्स ठीक है, रोल हैज बीन चेंज्ड। आज के टीचर का रोल है टू बी अ गाइड, टू बी अ फ्रेंड, टू बी फ्रेंड एज एंड एज वेल एज अ गाइड। बच्चे का आज हर एक नॉलेज, हर एक लेक्चर इट्स अवेलेबल ऑन मीडिया, हाँ है ना, उनको मतलब हम कहते हैं इट्स जस्ट ए क्लिक अवे फ्रॉम यू। बट चूंकि हमारा रोल बनता है कि उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सही डायरेक्शन में गाइडेंस करें, ताकि वो आगे बढ़े, और न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि उस टीचर का नाम भी रोशन करे, क्योंकि वालिदैन के बाद टीचर ही प्राउड फील करता है उस बच्चे पे अगर वो कामयाब होता है। स्टडी मटेरियल बताना है ना कि बेटा आप ये नहीं जा सकते हो, हर टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल क्या क्या पढ़ना है आपको, वो हम उनको एज ए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वक्त होता तो और बातें करते, अच्छा वारिया मज तसे कथ करना इंशाल्लाह रहमत दिमो तो बे कुन दो दावत तसे करो बे ते वारिया का तो सड़ा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आज मुझे ये एक मौका दिया टू इंटरेक्ट विद माय टू योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस भी आज बनी, वो बहुत शुक्रिया, टू आवर ओन पीपल, सो इट वाज नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो ताबिश इजाजत भी तो खुदा सवाल।